वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिकल साइंस चैप्टर 2 को देखने जा रहे हैं और इस वीडियो का टॉपिक है गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट, हिंदी में अवस्था का समीकरण कहते हैं। और गैस इक्वेशन जो है वह कैसे प्राप्त होता है? जब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके हम लोग लिखते हैं तब मिलता है गैस इक्वेशन। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए, कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। आप जानते हैं स्थिर तापक्रम पर दबाव के परिवर्तन में या परिवर्तन से निश्चित मात्रा की गैस के आयतन में होने वाले परिवर्तन को बॉयल्स लॉ के द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। किंतु स्थिर दबाव पर आयतन और तापक्रम के पारस्परिक संबंध को चार्ल्स लॉ के द्वारा समझा जा सकता है। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग जान चुके हैं V वेरीजेस 1/p इस चीज़ को, और V वेरीजेस T या चार्ल्स लॉ पे। यहाँ पर P कांस्टेंट है और यहाँ पर T कांस्टेंट है ना। हम लोग जान चुके हैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से। किंतु निर्दिष्ट मात्रा की गैस के तापक्रम और दबाव में एक ही साथ परिवर्तन करने पर गैस के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तापक्रम हो गया और दबाव हो गया, इसमें एक साथ हम लोग परिवर्तन करेंगे तब गैस का आयतन में क्या होगा, इस चीज़ को लेकर सोचा गया। तो इसे ही ज्ञात करने के लिए बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के दोनों नियमों को समन्वित रूप में तैयार किया गया, कंबाइंड फॉर्म इन दोनों का तैयार किया गया, जिससे हम लोगों को क्या मिला, गैस इक्वेशन प्राप्त होगा या कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा क्या बोलने का मकसद है मेरा, ठीक है बॉयज या गर्ल्स, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ द्वारा प्रतिपादित नियमों को सम्मिलित रूप से गैस इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। होता क्या है, देखिए, किसी निश्चित मात्रा की शुष्क गैस के तापक्रम और दबाव में एक ही साथ परिवर्तन होने से गैस के आयतन में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या किए, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों नियमों को कंबाइंड कर दिए। और कंबाइंड करने के बाद में जब हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ उसे गैस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए और पढ़िए, याद कीजिए। किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन, दबाव तथा तापक्रम के संबंध को प्रदर्शित करने वाला समीकरण गैस इक्वेशन या गैस समीकरण कहलाता है। गैस समीकरण को अवस्था का समीकरण या इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे आगे देखते हैं। देखिए आप समझते हैं हम लोग गैस के नियम के अनुसार से। तो देखिए, माना इस निश्चित मात्रा वाली शुष्क गैस का दबाव P है, आयतन भी है और तापमान क्या हो गया, T है। तो बॉयल्स के नियम के अनुसार से हम लोग क्या लिखेंगे, V वेरीजेस 1/p लिखेंगे, ठीक है। जब तापमान क्या होगा, स्थिर होगा। उसी तरह से चार्ल्स के नियम के अनुसार से जब हम लोग परम तापमान को लेकर हम लोग समझते हैं चार्ल्स के नियम को, तो परम तापक्रम के संदर्भ में या के रिस्पेक्ट में चार्ल्स का नियम V वेरीजेस T होता है जब प्रेशर स्थिर हो, ठीक है। यह भी हमें मालूम है और यह भी मालूम है, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ दोनों मालूम है। अब दोनों को जब हम लोग कंबाइन कर रहे हैं तो देखिए, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को संयुक्त करने पर V वेरीजेस T/P हो जाता है। देखिए
कब? जब T तथा P में साथ साथ परिवर्तन हो, मतलब ये एक ही साथ इसमें परिवर्तन होता रहे, तब कैसे होगा, इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। V वेरिसेस क्या हो गया आपके पास? T/P हो गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, इस चिन्ह को जब हटाते हैं हम लोग तो इक्वल टू का चिन्ह आएगा और उसके बाद एक स्थिरांक आता है जिसको हम लोग K बोलते हैं। देखिए, तो V इक्वल टू K इंटू T/P, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, देखिए P और V के साथ में गुना हो गया तो PV इक्वल टू KT तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा। तो क्या हो गया? PV इक्वल टू KT हो गया यहाँ पर। तो K क्या है? स्थिरांक है। ठीक है, इसी को फिर T को नीचे में ला लिए तो क्या हो गया? PV बाय T इक्वल टू K, स्थिरांक। यहाँ पर याद रखिएगा, जो K होता है स्थिरांक जो है वह केवल गैस की मात्रा पर ही निर्भर करता है। ठीक है, आप देखिए, अब यदि किसी निश्चित मात्रा वाली शुष्क गैस का प्रारंभिक दबाव, आयतन और तापक्रम क्रमशः P1, V1, T1 हो, ठीक है, प्रारंभिक मतलब इनिशियल, स्टार्टिंग में, और तब परिवर्तित अवस्था में मतलब कुछ टेम्परेचर बढ़ने के बाद में या फिर परिवर्तित अवस्था में क्या हुआ? दबाव, या फिर दबाव में परिवर्तन हुआ या आयतन में परिवर्तन हुआ, तब परिवर्तित अवस्था इसीलिए बोला गया है, में दबाव और आयतन क्रमशः कितना हो जा रहा है? P2, V2 और T2 हो जाए, तब हम लोग कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के द्वारा, या फिर बोला जाए तो गैस इक्वेशन के द्वारा हम लोग क्या बताएंगे? P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर अगर V3 भी रहता, ठीक है, P3 रहता, V3 रहता, T3 रहता, तो इसी तरह से हम लोग बोलते जाते P3 V3 बाई T3 एंड सो ऑन, इस तरह से हम लोग लिखते जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास इस तरह का हम लोग कंसिडर नहीं किया, हम लोग केवल दो ही टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को लिए हैं, आयतन को लिए हैं, बोलकर हमारे पास P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 तैयार हुआ। ठीक है, अब देखिए, एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर जब भी आता है तो कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पर आधारित रहता है, मतलब गैस समीकरण पर आधारित रहता है क्वेश्चंस। तब आप इस समीकरण का प्रयोग करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको सही तरह से नहीं समझे रहेंगे तो आप कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे, आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो देखिए, आपके पास यह समीकरण जो मिला वही है गैस समीकरण। ठीक है, या इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं, अवस्था का समीकरण। तो P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो इसी में से अगर मैं V2 निकालूं तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर चला गया, ये वाला नीचे आ गया, तो P1 V1 बाई T1 इंटू P2 बाई T2 बाई P2 हो गया। इसी तरह से कभी कभी आपको बोला जाएगा P2 बराबर कितना होगा, तो P2 जब निकालिएगा तो देखिए ये वाला इधर ही में रह जाएगा और बाकी सब चला जाएगा। तो P1 V1 बाई T1 इंटू T2 बाई V2। ठीक है, इस तरह से आप तैयार कर लेंगे और कैलकुलेशंस करते जाएंगे। इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है, जब भी कुछ चीज़ दिया रहे तो आप क्वेश्चन से, जब न्यूमेरिकल्स आने वाला वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स जब मैं बताऊंगा या फिर आप वीडियोस में देखिएगा तो समझ में आएगा कि P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 गैस समीकरण का प्रयोग किया हुआ न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, और एक टॉपिक है इसी वीडियो में जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं, उसको देखकर आप समझ लीजिए, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी भी है। NTP बोलते हैं इनको, या STP बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल को सामान्य बोलते हैं और स्टैंडर्ड को प्रमाणिक या मानक बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में समझ लिए। तो क्या होता है इसकी परिभाषा देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस या
273 डिग्री केल्विन तापमान को सामान्य तापमान या तापक्रम और 76 सेंटीमीटर लंबाई वाले पारद स्तंभ मरकरी वाला जो कलम होता है, ठीक है, के दबाव को क्या बोलते हैं, सामान्य दबाव कहा जाता है। ठीक है, याद करके रखिएगा इस चीज़ को। और 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हम लोग HG ऐसे भी लिखते हैं, या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का लिखा हुआ रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में किसी में भी लिख के आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए और समझिए। जो चीज़ हम लोग समझ चुके हैं उसी को यहाँ पर ब्रश अप कराया जा रहा है, रिमाइंड करवाया जा रहा है। तो क्या हुआ, 76 सेंटीमीटर लंबाई वाले पारद के दबाव को क्या बोलते हैं, एक वायुमंडलीय दबाव के बराबर माना गया है। मतलब जो 76 सेंटीमीटर लंबाई वाले पारद के दबाव जो होगा वही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। तो देखिए आपने क्या सीख लिया है, सामान्य तापक्रम या प्रमाणिक मानक या तापक्रम, कोई भी वर्ड रह सकता है। सामान्य तापक्रम बोले या प्रमाणिक तापक्रम बोले या मानक तापक्रम बोले तो कितना बोलिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन बोलिएगा। उसी तरह से सामान्य दबाव या प्रमाणिक दबाव या मानक दबाव तो क्या होगा, 76 सेंटीमीटर पारा या 760 मिलीमीटर पारा या एक वायुमंडलीय दबाव होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको बेसिक चीज़ जो है NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या STP पर क्लियर हो गया होगा। आप ध्यान से पढ़ाई कीजिए, गैस इक्वेशंस को सही से प्रैक्टिस करके लिख कर प्रैक्टिस करके समझिए, क्योंकि इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी आता है और कई बार इस पर आधारित क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। इट इज स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।